चलो बच्चों, तो कंटिन्यू करते हैं। अब अपन देखने वाले हैं, अपना ध्यान से देखना, कौन सा सेक्शन देखने वाले हैं बच्चों। अपन अपना देखने वाले सेक्शन नंबर 5, है ना। सेक्शन 5 जो है उसको डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आप लिख करके लिख लेना। डॉक्ट्राइन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज। ठीक है। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है। सेक्शन 5 ये कहता है कि अपील और एप्लीकेशन के केस में, किसके केस में बच्चों? अपील और, ये देखो, अपील और एप्लीकेशन के केस में। ठीक है। अगर आपका टाइम लिमिट क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है किसी रीजनेबल कॉज की वजह से, या सफिशिएंट कॉज है आपके पास कि टाइम लिमिट क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया है। ठीक है। तो कोर्ट चाहे तो, देखो कैन भी लिखा है, कोर्ट चाहे तो एक्सपायर होने के बाद भी एडमिट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है बच्चों। इसका मतलब अपना ये हो गया कि अगर अपील या एप्लीकेशन है, कौन किसके केस की बात कर रहा हूँ मैं, या तो अपील की बात कर रहा हूँ बच्चों, या मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हाँ वैसे तो लिखा हुआ ही है, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। और उसमें जो आपका लिमिटेशन पीरियड है वो किसी वजह से एंड हो गया। आप शादी में गए हुए थे, आपकी शादी थी, आपके रिश्तेदारों की शादी थी, ठीक है, या फिर आप किसी के घर में कोई बीमार है, ठीक है, कोई खुद बीमार है, किसी को जेल हो रखी है, या अपने जो जज साहब है या एडवोकेट है उसने कोई गलत एडवाइस दी है, और आपके पास क्या है बच्चों, सबसे बड़ी चीज ये सफिशिएंट कॉज है। आपके पास क्या है बच्चों, ये देखो, सफिशिएंट कॉज अगर है और कोर्ट को आप सेटिस्फाई कर देते हो, कोर्ट को क्या कर देते हो आप, सेटिस्फाई कर देते हो, तो कोर्ट चाहे तो आपके उस टाइम लिमिट को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। उस टाइम लिमिट को क्या कर सकता है कोर्ट, सॉरी, कोर्ट उस टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोर्ट की मर्जी है पूरी तरीके से। कोर्ट की क्या है बच्चों, कोर्ट के पास, साइड में लिख लेना, डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, क्या है ये, यार कोई ना कोई तो आते ही रहेगा। ये कोर्ट के पास क्या है बच्चों, आप साइड में लिखना, डिस्क्रिशनरी पावर है। और कोर्ट अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चाहे तो क्या कर सकता है, टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो कोर्ट की मर्जी चल रही है, मर्जी चल रही है, ये एक्चुअल में डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी वर्ड का लीगल मीनिंग ये होता है कि आपको जुडिशियल वे में डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करना है। कैसे यूज करना है बच्चों, जुडिशियल मैनर में डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करना है। यानी कि एक्चुअल में कोर्ट की मर्जी जो चलेगी वो किस चीज को ध्यान में रखते हुए चलेगी, वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलेगी कि मर्जी चलाने से किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब यह है कि उस डिस्क्रिशनरी पावर का किस तरीके से यूज किया जाएगा मेरे बच्चों, जुडिशियल मैनर में यूज करे किया जाएगा, आर्बिट्रेटरी मैनर में यूज नहीं किया जाएगा। कौन से मैनर में यूज नहीं किया जाएगा इस मर्जी का, लिख लेना, आर्बिट्रेटरी पावर नहीं है। आर्बिट्रेटरी होता है एक्चुअल में अपने हिसाब से कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, आर्बिट्रेटरी पावर नहीं है, नॉट आर्बिट्रेटरी। आज बीवी ने भिंडी की सब्जी नहीं खिलाई, आज बीवी ने आलू के पराठे नहीं खिलाए, आज बीवी की वजह से बर्तन धोने पड़े, या आज बीवी ने बर्तन धुलवाए, तो मैंने कहा कि तेरा रीजनेबल कॉज को मैं वैलिड नहीं मानूंगा, मेरी मर्जी है। ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहां पर आपको कोई ना कोई जुडिशियल रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली चीजें हैं। अच्छा, कब कब आप कह सकते हो सफिशिएंट कॉज हुआ है वो भी आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ है कि आप कोर्ट के ऑर्डर से मिसलीड हो गए, ठीक है, या जजमेंट की वजह से अपीलेंट क्या हो गया, मिसलीड हो गया। अपीलेंट मतलब जो बंदा अपील कर रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है अब कुछ चीजें ध्यान देना, कुछ चीजें आप लोग ध्यान देना। ठीक है। और कुछ चीजों के ऊपर आप फोकस करना। कौन कौन सी चीजें, एक एक करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। सेक्शन 5 के लिए ही चल रहे हैं अपन, किसके लिए चल रहे हैं, सेक्शन 5 के लिए। ठीक है। जो वर्ड है कि क्या चीज सफिशिएंट कॉज होगी,
क्या चीज सफिशिएंट कॉज होगी और क्या चीज सफिशिएंट कॉज नहीं होगी, वो केस टू केस डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड कर रहा है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड कर रहा है। किसी चीज को एक पर्टिकुलर केस में सफिशिएंट कॉज माना गया है तो जरूरी नहीं है कि उसी चीज को दूसरे केस में सफिशिएंट कॉज मान लिया जाए। ठीक है, अच्छा, सफिशिएंट कॉज जो है वर्ड, वो इस एक्ट में डिफाइंड नहीं है, ध्यान रखना। सफिशिएंट कॉज जो वर्ड है, कौन से वर्ड की बात कर रहा हूँ, सफिशिएंट कॉज, सुप्रीम कोर्ट मत समझ लेना इसको, ये वर्ड एक्ट में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, सफिशिएंट कॉज डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है बच्चों, लिख लेना, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, कंप्लीटली सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड कर रहा है। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं अपने स्टडी मटेरियल में भी और कुछ एग्जांपल्स मैं भी बता रहा हूँ, उनको सफिशिएंट कॉज मान लिया गया है। किस किस को सफिशिएंट कॉज माना गया है, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट, पहला पॉइंट लिख देना, किसको, रॉन्ग, वैसे ये तो शायद नोट्स में भी लिखा हुआ है, प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट को क्या माना गया है, ये सारी रामायण गड़बड़ होगी कुछ। अच्छा भाई एक मिनट देखते हैं, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट शायद आ गया होगा, हाँ यहाँ पे लिखते हैं रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उसको ये रॉन्ग की स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेना, रॉन्ग भावनाओं में बह गया पढ़ाते पढ़ाते में भी, हाँ, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट को क्या माना गया बच्चों, और सफिशिएंट कॉज माना जा सकता है। कोई अपना जो एक पार्टी है जिसको अपील करनी है या एप्लीकेशन देनी है, उसको जेल हो रखी है, तो इम्प्रिजनमेंट, साइड में लिख देना, क्या, इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ठीक है, या फिर अपनी जो पार्टी है जिसको अपील करनी है वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, कोरोना हो गया जैसे, सीरियस इलनेस, ठीक है, हंसना मत, सीरियस बीमारी है, ठीक है, तो सीरियस इलनेस है अगर, या फिर रॉन्ग एडवाइस दी एडवोकेट साहब ने गुड फेथ में, कैसी एडवाइस दी है, रॉन्ग एडवाइस अगर दी है, किसने दिए बच्चों, ये लो, एडवोकेट साहब ने दिए रॉन्ग एडवाइस, तो इनको क्या माना जाएगा, इन सब चीज़ों को सफिशिएंट कॉज माना जाएगा, इन सब चीज़ों को क्या माना जाएगा बच्चों, सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये पॉज करके लिख लेना चाहो तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक केस लॉज भी है, वैसे तो केस लॉज मैं अलग से ही डिस्कस करने की सोच रहा था, ठीक है, लेकिन अब कोई बात नहीं, केस लॉस आ गया है, एक एक तो बता ही देता हूँ। रामलाल वर्सेस रेवा कोल फील्ड लिमिटेड, क्या है केस का नाम बच्चों, केस का नाम है रामलाल वर्सेस, क्लास में भी बताया था मैंने, रेवा कोल फील्ड लिमिटेड, कोल फील्ड लिमिटेड एलटीडी कर देना, रामलाल, रामलाल के आर को सही कर देना थोड़ा, रामलाल, ठीक है, रामलाल वर्सेस रेवा कोल फील्ड लिमिटेड, ठीक है। इस केस में क्या कहा गया, इस केस में कुछ दो चार चीजें कही गई। पहली चीज, अगर आप 10 दिन से डिले हुए हो तो आपको डे बाय डे डिले बताने पड़ेंगे, यानी कि रीजनेबल कॉज जो बताओगे आप डे बाय डे का कारण बताओगे, ठीक है। किसी भी एक दिन या इवन कोर्ट 4 आवर्स 5 आवर्स के लिए भी सफिशिएंट कॉज मांग सकता है। सिंगल डे का भी आपको रीजन बताना पड़ेगा, ध्यान रखना, एक सिंगल डे का भी आपको क्या बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है। और जो आप रीजन बता रहे हो उसमें सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए जो आपके कंट्रोल में ना हो, आउटसाइड कंट्रोल हो। आप शादी करवा रहे हैं घर वाले तो आउटसाइड कंट्रोल ही माना जाएगा इंडिया में, कहीं में रीजनेबल कॉज माना जाता है इसको, ठीक है। तो ये तीन कंक्लूजन अपने रामलाल वर्सेस रेवा वाले केस में निकल कर आए। कितने कंक्लूजन निकल कर आए आपके सामने, ये तीन कंक्लूजन निकल कर आए, ठीक है बच्चों, चलो।